नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। शिंदे ग्रुप को मरकजी हुकूमत ने दी सिक्योरिटी, बाकी अरकान असेंबली के घरों के बाहर सीआरपीएफ जवान तैनात। उद्धव ठाकरे बागियों के खिलाफ कर सकते हैं कार्रवाई, रियासती गवर्नर को लिख सकते हैं खत, 7 बागी रियासती वुज़रा को बर्खास्त करने की कर सकते हैं सिफारिश। मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म ने इमरजेंसी का किया तस्करा, कहा 1975 में छीने गए थे शहरियों के हुकूक, जमहूरियत ने आमरियत को दी थी मात। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ अनीस शेख ने ओहदे से दिया इस्तीफा, रियासती हुकूमत को रवाना किया इस्तीफानामा, सोशल मीडिया पर बुहतान तराशी से तंग आकर दिया इस्तीफा, अवामी हलकों में बेचैनी। नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करते हैं ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से बेहद अहम खबर। आजमगढ़ और रामपुर में ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से अहम खबर, जहां बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से 7,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं, रामपुर से 27,000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, सियासी मायने इनके कई निकाले जा रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर, जहां बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से 7,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं और रामपुर में 27,000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। लगातार इस बेहद दिलचस्प जो मुकाबला वहां पर देखा जा रहा है, उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ज़िमनी इंतखाबात आजमगढ़ और रामपुर, जहां बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के दरमियान अब मरकज शिंदे धड़े के 16 एमएलए को सिक्योरिटी फराहम करेगा। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में तोड़फोड़ के वाक़यात मंजर-ए-आम पर आने के बाद मरकज ने सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। एमएलए के घर के बाहर सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में एकनाथ शिंदे के खिलाफ गुस्सा पाया जा रहा है। बाकी अरकान के दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इस बीच आज मुंबई में शिव सैनिकों ने सामना दफ्तर के सामने एकनाथ शिंदे धड़े के खिलाफ मुजाहरा किया। बाइक रैली निकालते हुए शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी की। और संजय राउत का बयान भी आज सुबह सामने आया कि बाला साहब ठाकरे के नाम का बाकी अरकान इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा कि जो होना है होने दो। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर के हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊँगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त नहीं बनाया था, 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था।
बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने, और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया। पीएम ने 1975 की इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि शहरियों के हुकूक छीन लिए गए थे और जमहूरियत को कुचलने की कोशिश की गई थी। पीएम ने कहा कि जमहूरी अंदाज में इमरजेंसी के खिलाफ जद्दोजहद की गई। और नमो ऐप पर भी बहुत से संदेश मिले हैं। ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया, रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती भर नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक भावना हमारी रग रग में है, आखिरकार जीत उसी की हुई। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। G7 इजलास में माहौलियात, तवानाई, आबोहवा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत, इंसदाद दहशतगर्दी, सनफी मुसावात और जमहूरियत जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीएम मोदी यहाँ पर कई मुल्कों के लीडरान से मुलाकात करेंगे, कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। जर्मनी के बाद पीएम मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के साबिक़ सदर और अबू धाबी के साबिक़ हुक्मरां शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर पीएम मोदी ताज़ियत करेंगे। 28 जून को पीएम वतन वापस लौट आएंगे। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो पीएम मोदी के हवाले से माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो आज भी मानते हैं कि इंतजामन व इखलाकन पीएम मोदी ही जिम्मेदार हैं। जब भी पीएम मोदी का जिक्र होगा, गुजरात फसाद को भी याद किया जाएगा। वाज़ेह है कि न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात फसाद 2002 केस में पीएम मोदी, जो कि उस वक्त के गुजरात के वज़ीर आला थे, क्लीन चिट दिए जाने का खैर मकदम किया था। अमित शाह ने इल्जामात लगाने वाले सहाफ़ियों, NGOs और सियासी पार्टियों से माफी का भी मुतालबा किया था। मुख्यमंत्री असदुद्दीन ओवैसी था जब 2002 हुआ, जब शालम रेफ्यूजी कैंप में हजारों की तादाद में लोग 6-6, 8-8 महीने मुख्तलिफ जगह पर कैंपों में थे, ओवैसी मुख्यमंत्री था। क्या प्रधानमंत्री की मॉरली एडमिनिस्ट्रेटिवली जिम्मेदार नहीं है प्रधानमंत्री? बताइए आप, कौन जिम्मेदार है उसका? प्रधानमंत्री उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वो नहीं रोक पाए, वो मुख्यमंत्री थे। जिंदगी भर हम 2002 में जो दंगा हुआ, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एहसान जाफरी फोन किए कि जब बचाओ आकर गुलबर्ग सोसाइटी में, और एहसान जाफरी को काट दिया गया, जला दिया गया, उसका जिम्मेदार ओवैसी है। होम का पोर्टफोलियो उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं था उनके पास। एडमिनिस्ट्रेटिवली और मॉरली वही जिम्मेदार थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं है, मगर मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी है।
और रहेंगे। आज पूरे विश्व में, देश में जब कभी भी जनाब नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा तो 2002 का भी जिक्र होगा। याद रखिए हमारी इस बात को। उनको प्रोमिनेंस मिली 2002 से, वो एक के बाद एक चुनाव जीतते गए। इसको सब भूल जाएंगे क्या? महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अनीस शेख ने अपना इस्तीफानामा रियासती हुकूमत को रवाना किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में अनीस शेख ने इस्तीफे की वजूहात सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जारी बोहतान तराशी को करार दिया। अनीस शेख के मुताबिक ऐसे हालात में वो खुलकर अपना काम अंजाम नहीं दे पा रहे, इसीलिए उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वाज़ेह है कि साल के आगाज में भी सीईओ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था, लेकिन हुकूमत ने उसे मंजूर नहीं किया था। अनीस शेख का शुमार बाउसूल और फर्ज शनास ऑफिसर्स में किया जाता है। इन दिनों में मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मेरी बदनामी की और झूठी खबरें आ रही हैं, मैसेजेस के ज़रिए से, क्लिप के ज़रिए से, ऑडियो वीडियो क्लिप के ज़रिए से। तो इस वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। जो काम मैंने किए नहीं है वो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इस पद पर रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। लिहाजा मैंने आज मेरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस पद का इस्तीफा गवर्नमेंट को भेज दिया है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में वाक़े जोया उर्दू कोचिंग सेंटर में सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट मोनोराइट्स के माली ताउन से मकामी उर्दू भवन में अक़लियती उर्दू मीडियम तलबा के लिए 40 रोज़ा मुफ्त टीईटी तरबियती क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। इस मौके पर डायरेक्टर रियासती उर्दू अकेडमी अब्दुल शकूर ने इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए पुरज़्म है। उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि टीईटी की मुफ्त तरबियत हासिल कर तलबा अपना मुस्तकबिल रोशन करेंगे। इस मौके पर जोया उर्दू कोचिंग सेंटर में सेंटर इंचार्ज सी अब्दुल अजीज और दीगर भी मौजूद रहे। इस दिन का प्रोग्राम हमारा साल बोले सो है। ये प्रोग्राम को सक्सेस कर ले तो आगे भी आते सब साल में इसे अभी आगे इसमें अभी जरा कोशिश करूँगा मैं बढ़ाने के भी कोशिश चलती है। कैसे जैसे प्रोग्राम में करने उनका अल्लाह अच्छी हिदायत दी है। उनको ये प्रोग्राम बहुत कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने हर इसमें को आगे रहना उनको ऐसा हर में भी हर जिले में भी ऐसा आगे करे तो भी हमारे लोगों को बहुत फायदा पहुँचता है। इसके लिए हमारे उर्दू अकादमी की तरफ से भी इनको क्या भी मिलने हमारे चेयरमैन साहब को फर्दर में चेयरमैन साहब से एक मीटिंग भी अरेंज करके इधर ये टाउन में हमारे बड़े बड़े लोग हैं, एमएलए साहब है, इन सबसे भी मौका ले को प्रोग्राम अरेंजमेंट को इसमें मटेरियल क्या क्या होना है हमारे उर्दू अकादमी की तरफ से इनको। मध्य प्रदेश के पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के शोर में एमपी असेंबली स्पीकर गिरीश गौतम के एक वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी घमासान देखा जा रहा है। कांग्रेस ने असेंबली स्पीकर के वायरल वीडियो को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफवर्जी करार दिया और ये भी कहा कि इसकी जाँच की जाए। इंतखाबात को पैसे की तकसीम के जरिए मुतासर किए जाने का भी कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए इसे कांग्रेस की इंतखाबी टैक्टिक्स का हिस्सा करार दिया। स्वीकार करिए, आप झूठ बोल रहे हैं, कड़वा है। हम एकदम सच नहीं, सच नहीं बोल रहे, मैं चुनौती दे तो रहा हूं, स्वीकार करिए ना। स्वीकार है, स्वीकार करिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का एक वायरल वीडियो, जिसकी एक दैनिक अखबार के अनुसार उन्होंने स्वयं जिम्मेवारी ली है और कहा है कि वो वीडियो सच है। अगर वो वीडियो सच है तो ये चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, एक जो है अनैतिक कृत्य है। क्या विधानसभा अध्यक्ष जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उन्हें इस तरह का आचरण करना चाहिए कि वो हितग्राही योजनाओं के भुगतान के एवज में वोट मांगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? इससे ज़्यादा दुखद और त्रासदायी कुछ नहीं हो सकता लोकतंत्र के लिए। ये जो है आचार संहिता का हनन है और मैं चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस पर तत्काल जो है चुनाव आयुक्त महोदय संज्ञान लेकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें। बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाना ऐसे वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। वो इसका प्रूफ दें, राज्य निर्वाचन आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। अब इस तरह से केवल दबाव की राजनीति बनाना
जो शासन प्रशासन मेहनत करके चुनाव निष्पक्ष कराना चाहता है उसको हतोत्साहित करना, ये कांग्रेस की आदत है, ये कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये कांग्रेस की दबाव वाली राजनीति है। खबर आसाम से है, जहां सैलाब की सूरत हाल अबतर है। सैलाब में अब तक लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 122 हो गई है। रियासत के 32 अजला के तकरीबन 33 लाख से ज्यादा लोग इस सैलाब से मुतासर हैं। फौज की टीमें सैलाब मुतासरीन के लिए राहत का काम कर रही हैं। मुतासरा अजला में जिलाई इंतजामिया की जानिब से कुल 896 रिलीफ कैंप कायम किए गए, जहां पर हजारों की तादाद में लोग पनाह ले रहे हैं। यहाँ पे बाढ़ आया हुआ आज 2 या 3 सप्ताह हो चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है हम लोगों को। यहाँ पे वो जो लोग हैं घर से निकल कर रास्ते पे आया है, लेकिन यहाँ बहुत पानी आ गया, आदमी लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। ये गोरू और बकरी ढूढ़ा पुटा लड़का लड़की को बुढ़ा उठा सब कुछ मतलब बहुत दिक्कत हो गया। जो कार्बी लांगपी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम है, वो डैम के जो गेट है, गेट खुलने के बाद मोरेगांव का मोटा मोटी गांव जैसा है अभी हम लोग है बागोरी सापुरे, गुनामोरा, मोराकलंग, तेंगागुड़ी, ऐसा मतलब सिंगी मारे, बिलोरमुर, ओजारी, बघरा, टरानी कलवारी, ऐसा मतलब मोरेगांव टाउन भी इस तरह ऐसा हो रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरों पर भी नजर डालेंगे। अफगानिस्तान में हाल ही में ज़लज़ले की तबाही के पेश नज़र तालिबान हुक्मरानों ने मुंजमद खातों को बहाल करने का अमेरिका से मुतालबा किया है। तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुंतकी ने अमेरिका पर जोर दिया कि मुल्क की बदतरीन सूरत हाल के पेश नज़र अमेरिका को चाहिए कि वो मुंजमद खातों को बहाल कर दे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों को भी खत्म किया जाए ताकि मुल्क में राहत रसानी का काम करने वाले इदारों को सहूलत हो सके। वाज़ेह है कि रवा साल 22 जून को अफगानिस्तान में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले की वजह से ज़बरदस्त तबाही देखी गई थी। 1000 से ज़ायद लोग लुक़मा अजल हो गए थे, जबकि हज़ारों मकानात ज़मींदोज़ हो गए। इससे पहले भी तालिबान ने आलमी बिरादरी से इमदाद की अपील की है। यूक्रेन के लुहानसिक, दोनेत्स्क और दीगर शहरों में रूसी फौज अपना दायरा वसी कर रही है। रूसी अफवाज के लगातार हमलों और कब्जों की वजह से यूक्रेन के मशरक़ में वाक़े कई शहरों में लोग नक़ल मकानी करने पर मजबूर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान लंबे अरसे से जारी जंग को लेकर मकामी लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया है। यूक्रेनी बाशिंदों का कहना है कि रूसी अफवाज ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है। Война. Не весело, в общем. И летает, и вилітає. Мира хочемо. Які сподівання, миру хочемо, додому хочемо. Дома пооставалися дома, хозяйство, все дома осталось. Домой хотим, сейчас уже домой хотим. Да что рассказывать, если стены дребезжат, и окна дребезжат, и не знаешь, куда прятать. और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें रामपुर से, जहां आजम खान को बड़ा झटका लगा है। रामपुर लोकसभा जिमनी इंतखाब में बीजेपी कामयाब हुई है। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह जीत गए हैं। जराए के हवाले से ये बेहद अहम खबर। नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे थे कि रामपुर और आजमगढ़ इन 2 सीटों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और अभी जराए के हवाले से रामपुर के लोकसभा जिमनी इंतखाब के हवाले से यह खबर आ रही है कि वहां बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह जीत गए हैं और इस तरह से इसको आजम खान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो बेहद अहम खबर उत्तर प्रदेश से, जहां रामपुर लोकसभा जिमनी इंतखाब के ताल्लुक से बीजेपी कामयाब हुई है। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह जीत गए हैं और इसको कहीं ना कहीं आजम खान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों का सिलसिला जारी है। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए खिताब करते हुए रूसी हमलों को फिर एक बार बुज़दिलाना करार दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी अफवाज के हमले यूक्रेनी अवाम के अज़ाइम को कमज़ोर नहीं कर सकते। जज्बाती और इखलाकी एतबार से यूक्रेन मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है, लेकिन दुश्मन को कामयाबी नहीं मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुश्मन की जानिब से इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की इंतहाई घिनौनी हरकत की जा रही है। यूक्रेनी अवाम किसी किस्म के दबाव में आने वाले नहीं हैं। Етап війни складний морально, складний емоційно, коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових рамок цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат, зусиль буде, перш ніж ми побачимо, що перемога вже на горизонті. Ще не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей. Але це не нас, а ми дотиснемо. ईरान और यूरोपीय यूनियन ने ईरानी जौहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल और ईरानी वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्हयान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। जोसेफ बोरेल ने कहा कि माजी के ज़ेर इल्तवा मसाइल को हल करने के हवाले से बहुत जल्द मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात खलीज के करीब या खलीजी मुल्क में होंगे। इस मौके पर ईरानी वज़ीर खारजा अब्दुल्हयान ने कहा कि हम मुज़ाकरात के दौरान मौजूद मसाइल और इख्तिलाफात को दूर करने की हर मुमकिना कोशिश करेंगे। We will resume the talks on the JCPOA on the coming days. The coming days means the coming days. I mean quickly, immediately. And so we are going to break this stalemate and stop this escalation process in which we agreed today that this visit will be followed by the resumption of negotiations also between Iran and US, facilitated by my team to try to solve the last outstanding issues. آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم. ثانیاً آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده و هر موضوعی که بتواند نفع کامل اقتصادی ما رو تحت تاثیر قرار بده از نظر دولت آقای دکتر رئیسی و جمهوری اسلامی ایران قابل قبول. मंकी पॉक्स के फैलते हुए असरात के पेश नज़र आलमी इदारे सेहत यानी WHO की IHR कमेटी का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस नए वायरस पर तमाम जावियों से गौर करने के बाद WHO ने अपने बयान में कहा कि मंकी पॉक्स वायरस तशवीश का बाइस नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। WHO के डायरेक्टर जनरल तेद्रोस एडहाम ने अपने ट्वीट में कहा, मंकी पॉक्स के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया भर में 50 से ज़ायद ममालिक में इस वायरस की शिनाख्त हुई है। मई के इब्तिदाई अय्याम में 3000 से ज़ायद केसेस की निशानदही की गई है। महाराष्ट्र के अवध पहल जिले में जहां पानी की शदीद किल्लत है, पानी की एक एक बूंद अहमियत रखती है, वहीं पानी के हर जराए और वसाइल में कोई ना कोई कमी है। वाटर एड की मदद से खवातीन ने पानी के मसले से लड़ने की जिम्मेदारी उठाई। चलिए देखते हैं मिशन वाटर की एक रिपोर्ट। आता आमच्या गावामध्ये कसं होतं की सगळ्या लोकांना खेळत असल्यामुळे त्यांना काही ह्या समस्या कशा आहे काय आहे ह्या सगळ्या त्यांना कळत नव्हत्या, परंतु निवसड ही संस्था आमच्या गावात जेव्हा आली तेव्हा त्यांनी आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं। तर त्या माध्यमातून लोकांना प्रेरित केलं की लोकांना याच्यामध्ये आपण गावासाठी काय केलं पाहिजे, काय बदल घडून आलं पाहिजे, म्हणून त्या लोकांना आम्ही त्या माध्यमातून त्यांना प्रयोग केलं की आपण हे जे काम केलं सगळ्या महिलांना आणि पुरुषांना हे सगळं आम्ही त्यांना समजून सांगितलेलं की आपण हे जर काम चांगलं केलं तर
तर आपल्या गावाचा विकास होऊ शकते आणि आपल्या गावाची जे सगळ्या पाण्याची टंचाई आहे किंवा कोणत्याही प्रकारची टंचाई आपल्या गावात झाली तर ते आपण दुरुस्त करू शकतो सगळं मिळून. आम्ही त्या प्रणित म्हणजे आम्हाला तिथे पाणी कसं बचाव करावं, कसं हे करावं ते पूर्ण तिथे बांध बंदस्ती, नाले, पुनर्भरण, खड्डे, खड्डे याच्यापासून पूर्ण माहिती दिली आम्हाला तिथे. आणि शेतामध्ये पाणी राखण्यासाठी, शेतामध्ये ओलावा राहण्यासाठी पूर्ण बांध बंदिशे गोट्याचे बांध त्यांनी आम्ही कुठे शेतात गुरांना पाणी अडवासाठी आम्ही तिथे बांध टाकले आहे. रेतीचे असे गाळी रेतीचे पोते करून भरून आम्ही तिथे बांध टाकला आहे बायांसाठी, ते जनावराला पाणी बचत करायसाठी. कुठे नाले दस्ती सर्व तिथे केले आहे पाण्यासाठी, आम्ही बचाव करायसाठी. पाण्याची गुणवत्ता म्हणजे पाणी जल आहे तर कम हम आहे, जल नाही तर कुछ नाही. मग पाण्यावरच आहे सगळं जीवन आपलं जीवन, जनावरचं जीवन, शेतीवर, पुन्हा माल पाणी, पाण्याशिवाय आवश्यकता, पाण्याची भरपूर आवश्यकता आहे ना. पाण्यावरच सर्व काही आहे ना. पाणी नसलं तर आपण जगात तर जगू शकत नाही. स्वच्छता और पाणी